छात्रों, हमने पहला पाठ इतिहास के साधन पढ़ा था, जिसमें हमने भौतिक साधन, भवन और वस्तु और प्रतिमाएं, इन सब का अध्ययन किया था। इसके आगे का हम अध्ययन करेंगे। हमने समाज और पत्रिकाएं पढ़े थे। आज हम मानचित्र और प्रारूप पढ़ेंगे। मानचित्र को भी इतिहास का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, और जो नक्शे होते हैं, मानचित्र होते हैं, कोई देश के बोलो या कि अपने शहर के बोलो या अपने ही देश के बोलो, जो नक्शे होते हैं उनका प्रारूप होता है। यह भी इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण साधन माना गया है। इसके आधार पर हम जगह का पता लगाया जाता है कि किस प्रकार कहाँ का जो चित्र है वो किधर का है। इसके आधार पर हम मानचित्र के आधार पर हमें शहरों अथवा किस स्थान पर बदलते स्वरूप का अध्ययन कर सकते हैं। जो शहर है उसका पहले स्वरूप कैसा था, अब स्वरूप कैसा है, इसका भी अध्ययन हम मानचित्र के द्वारा कर सकते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में सर्वे ऑफ इंडिया इस स्वतंत्र विभाग की स्थापना की थी, और अंग्रेजों के शासनकाल में उन्होंने बनाया था एक सर्वे ऑफ इंडिया। इस स्वतंत्रता के पहले उन्होंने एक विभाग की स्थापना की थी। इसके माध्यम से वह पूरे इंडिया में सर्वे करते थे, शहर शहर जाकर घूमते थे पूरे इंडिया के, और वहाँ का जो मानचित्र है उसको तैयार करते थे। इस विभाग में भारत के विभिन्न प्रांतों के शहरों के वैज्ञानिक पद्धति का सर्वेक्षण मानचित्र द्वारा किया था, और उनके जो वैज्ञानिक होते थे, उनके जो साइंटिस्ट होते, वह मानचित्र के द्वारा विभिन्न प्रांतों के, भारत में विभिन्न जो जगह है, राज्य है, उनके वैज्ञानिक सर्वेक्षण करते थे, पता लगाते थे किस प्रकार कहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, यह कैसा राज्य है, यहाँ क्या हो सकता है। ऐसा जो वैज्ञानिक है वह भी पता लगाते थे। मानचित्र की भांति वास्तु विशारदों द्वारा बनाए गए प्रारूप में भव्य भवन, स्थापत्य तथा किसी क्षेत्र के विकल्प चरणों का अध्ययन करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। और जो मानचित्र के माध्यम से जो वास्तुशास्त्र होते थे, वह जो भवन का जो घर बनाते थे, मकान बनाते थे, उनका जो प्रारूप था, उसका जो स्थापत्य शास्त्र किस प्रकार बनाया जाए, उसको किस प्रकार स्थापित किया जाए, उसका विकास कैसे किया गया, उनके क्षेत्र का चरणों का अध्ययन इस महत्वपूर्ण मानचित्र के प्रारूप द्वारा करते थे। जैसे मुंबई में पोर्ट ट्रस्ट विभाग के पास मुंबई दरगाह बंदरगाह में मौलिक प्रारूप है, और मुंबई में जो पोर्ट ट्रस्ट है, पोर्ट ट्रस्ट के पास जो बंदरगाह है उसका मौलिक प्रारूप है। इसके द्वारा ही हमें जान पड़ता है कि उन्होंने मानचित्र की दृष्टि से जो प्रारूप उसका बनाया था वो आज भी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट विभाग के पास है, और वह उसका हम देख सकते हैं। इस बंदरगाह में विकसित करते समय वास्तु विशारद और अभियंताओं द्वारा बनाए गए ढांचे के प्रारूप है, और जो हमारे इंजीनियर थे, जो वास्तुशास्त्री थे, उनके द्वारा जो बनाए गए थे जो प्रारूप थे, ढांचे थे, अभी भी हम उसको देख सकते हैं। इन ढांचों के प्रारूप के आधार पर हम मुंबई महानगर के विकास की जानकारी मिल सकती है, और हम इनके नक्शों के द्वारा, इनके ढांचों के प्रारूप के द्वारा जो मुंबई विभाग के जो मुंबई महानगर है, इसका जो प्रारूप है, विकास, उसकी जानकारी हमको इन मानचित्रों के द्वारा, इनके प्रारूप के द्वारा जो हमारे अभियंताओं ने बनाया है, वास्तु विशारद ने बनाया है, वास्तुशास्त्रियों ने बनाया है, इसके द्वारा हमें मिल सकती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मौखिक साधन। मौखिक साधन जो आधुनिक भारत के इतिहास में मौखिक साधनों के निम्न साधनों का समावेश होता है, जो हम अपने स्वयं द्वारा बोले जाते हैं, हमारे मुंह के द्वारा बोले जाते हैं। मौखिक साधन, उसको ये आकृति बनाई गई है मौखिक साधन में, जिसपे हमें पहले की जानकारी हमें किस प्रकार मिलती है। उसमें पहले लोकगीत होते थे पुराने, हर प्रांत में, हर राज्य में अलग अलग उनके लोकगीत होते थे जो बहुत ही प्रसिद्ध होते थे। पोवाड़े होते थे, कड़का, सौरेगान, उनके जो राज्य था, उनके जो राज्य में, भारत देश में अलग अलग जो राज्य थे, उनके जो राज्य के जो पोवाड़े होते थे, उनका जो शौर्य गान होता था, उनकी जो वीर गाथाएं होती थी, उसको हम लोग सुनाते थे। लोक कथाएं होती थी, जो पुरानी बातें होती थी राजाओं की, उनके मंत्रियों की, सेनापतियों की, जो सेना की युद्धों की जो लोक गाथा है वो भी सुनाते थे। प्रसंग वर्णन, किसी का जो अलग जो प्रसंग होता था, जो लड़ाई के माध्यम से हुए, राजाओं के माध्यम से, किलों के माध्यम से, अंग्रेजों के जो जुल्म किए, या बहुत सारे जो अलग विशिष्ट प्रसंग होते थे, उसका भी वर्णन मौखिक रूप से मिल सकता है। साक्षात्कार के द्वारा हमें किसी के साथ अगर हम साक्षात्कार करते हैं, उसकी हम जानकारी लेते हैं दूसरे से मौखिक रूप में, तो हमको उनके साक्षात्कार के माध्यम से भी जानकारी मिलती है। स्वयं फूर्ति गीत, और जो लोगों को उत्साह करने के लिए गीत बनाते थे, यदि कोई लड़ाई होती थी या कुछ हम युद्ध में जाते थे महाराजा लोग, या फिर अन्य हमें सैनिकों को स्वयं पूर्ति में गीत गाते थे। ऐसे गीत भी मौखिक रूप में गाया जाता था, ताकि उनको आत्मसम्मान, उनका जो शौर्य है वह बढ़ सके। और दूसरा ओविया शक्की गीत, यह भी एक अलग प्रकार का गीत था जो उस समय गाया जाता था मौखिक रूप से। नाटक, जलसे और कला समूह, नाटक भी होते थे, जलसे निकलते थे, और कला समूह जो मौखिक रूप से हमको इसकी जानकारी प्राप्त होती है। पहला है स्फुट गीत। स्वतंत्रता आंदोलन के समय
अनगिनत स्फूर्ति गीत रचे, और जब स्वतंत्रता आंदोलन चालू था उसमें अनगिनत ऐसे स्फूर्ति गीत रचे गए ताकि जो हमारे सैनिक थे, हमारे क्रांतिकारी थे, उनमें उत्साह हो और वो भारत देश के अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई कर सके। उनमें से कई स्फूर्ति गीत लिखित स्वरूप में उपलब्ध है और आज भी जो संग्रहालय है उसमें हमारे जो लिखित स्वरूप में जो गीत थे आज भी हमें वह देखने को मिलते हैं। परंतु अनगिनत अप्रकाशित स्फूर्ति गीत स्वतंत्रता सेनानियों को कंठस्थ थे और जो प्रकाशित नहीं हुए थे, जो गीत छपे नहीं थे, जो लिखित रूप में नहीं थे, वह उनको कंठस्थ थे, वो याद थे, वो मौखिक रूप से उसको गाते थे। इन स्फूर्ति गीतों द्वारा हमें स्वतंत्रता पूर्व समस्याओं की स्थिति और स्वतंत्र आंदोलन के लिए प्राप्त होने वाली प्रेरणा की जानकारी मिलती है और उस समय जो हमें स्वतंत्रता पूर्व हमारी स्थिति कैसी थी, यह गीतों के माध्यम से हम जानकारी हमें मिलती है। और आंदोलन के लिए जो प्राप्त होने वाली जो प्रेरणा थी, गीतों के माध्यम से जो क्रांतिकारियों की प्रेरणा मिलती थी, यह भी हमें मौखिक रूप से स्फूर्ति गीत के माध्यम से हमें मिलती है।